सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को आईसी दिल दहलाने वाली स्टोरी के लिए और बेल आइकॉन ऑन करना ना भूले। दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी से थककर कविता और राहुल ने फैसला किया कि अब उन्हें थोड़ा सुकून चाहिए। कविता एक स्कूल टीचर थी और राहुल एक फ्रीलांस आर्किटेक्ट। दोनों कुछ शांत और प्राकृतिक जगह पर रहना चाहते थे। एक दिन उन्हें कोटगढ़ नाम के कस्बे में एक पुराना बंगला मिला। बेहद खूबसूरत, पहाड़ियों के बीच, चारों ओर हरियाली और पीछे एक सूखा कुआं। ब्रोकर ने बताया, ये बंगला कई सालों से खाली है। जो भी आया टिक नहीं पाया। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ है, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप मजबूत दिमाग वाले हैं। कविता ने राहुल को देखा और मुस्कुरा दी। हमें तो शांति चाहिए, भूत से नहीं डरते। बंगला सच में ये बहुत अच्छा था। लकड़ी की छत, पुराने जमाने की वास्तुकला और एक अजीब सा आकर्षण। लेकिन कभी कभी जो चीजें बहुत सुंदर लगती हैं, वो सबसे खतरनाक होती हैं। शुरुआती कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन फिर रातों में अजीब सी आवाजें आने लगी। दीवारों के पीछे कुछ खरोंचने जैसी आवाज, किसी के चलने की धीमी पदचाप और कभी कभी पुराने झूले की चरमराहट। कविता ने राहुल से कहा, विनोद कल रात इसी ने मेरा नाम पुकारा, बिल्कुल मेरे कान के पास। राहुल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, पहाड़ी इलाका है, आवाज गूंजती है, तू तो डरपोक हो रही है। लेकिन कविता जानती थी कि ये कोई गूंज नहीं थी। वो किसी की सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी। एक दिन जब वो अकेली थी तो आईने पर एक चेहरा उभरा। उसका नहीं, कोई और औरत, जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और माथे पर खून बह रहा था। कविता चीखी, लेकिन न जब राहुल लौटा, आईना साफ था। एक रविवार की दोपहर कविता स्टोर रूम की सफाई कर रही थी। पुराने बक्सों, जालों और धूल के बीच उसे एक पुरानी किताब मिली, चमड़े की जिल्द जो फटी हुई थी और उस पर अजीब सी भाषा में लिखा था, जैसे उर्दू और अरबी का मेल। यही उसने किताब खोली। कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और हवा का तापमान अचानक गिर गया। उस किताब में सिर्फ चित्र थे। एक औरत को जलाते हैं फिर वही औरत एक मृत शरीर में प्रवेश करती है और फिर खून से स्नेह। कविता ने वो किताब बंद कर दी और वापस रख। कुछ दिनों के भीतर कविता के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो अक्सर रात में नींद में बोलने लगी और एक अलग भाषा में, जो राहुल ने कभी नहीं सुनी थी। उसका चेहरा उतरने लगा, बाल झड़ने लगे, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए। आईने के सामने खड़े रहना उसकी आदत बन गई। घन टोन, बिना पलक झपकाए खुद को देखना। राहुल जब पूछता कि सब ठीक है तो कविता सिर्फ मुस्कुराती, एक ऐसी मुस्कान जो उसका ही नहीं लगती थी। एक रात राहुल की नींद खुली। उसने देखा कविता बिस्तर पर नहीं है। वो उठकर हॉल में गया। वहाँ कविता उल्टी लटक कर पर झूल रही थी, जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम को ठेंगा दिखा रही हो। उसकी आंखें खुली थीं और मुंह से गुनगुनाने जैसी आवाजें आ रही थीं। कविता! राहुल चिल्लाया। कविता ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी मुस्कान डरावनी थी। अब यह शरीर मुंडेरा है, तुझे भी खा जाऊंगी। राहुल ने अगली सुबह गांव के कुछ बुजुर्गों से मिलने का सोचा। वह पंडित रामस्वरूप के पास गया, जो कोटगढ़ में तांत्रिक साधनाओं के जानकार थे। पंडित जी ने जब बंगले का नाम सुना तो सिहर उठे। वो बंगला? वहाँ तो जशना रहती थी। जशना? राहुल ने पूछा। पंडित जी ने बताया, कई 100 साल पहले जशना एक औरत थी जो पहाड़ी जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। लोग उससे डरते थे, कहते थे वो डायन है। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरते समय उसने कसम खाई, मैं लौटूंगी, हर औरत के शरीर में सम आ जाऊंगी जब तक मेरी आत्मा को भूख है। तुम्हारी पत्नी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। अब कविता पूरी तरह बदल चुकी थी। वो राहुल से दूर रहती, बिना बात के चिल्लाती, खुद को दीवार से मारती और अजीब अजीब मंत्र बोलती। राहुल ने तांत्रिक पूजा रखवाई, लेकिन पूजा के समय कविता ने सब तोड़ डाला। दीपक, माला, गंगाजल और जोहर से चीख कर बोली, जशना को कोई नहीं रोक सकता। उस रात कविता ने खुद को कुएं के पास खड़ा पाया। कुआं जो सूखा था, अब उसमें खून की बूंदें टपक रही थीं। कविता की आंखें बंद थीं, लेकिन जशना की आत्मा ने उस पर पूरा कब्जा कर लिया था। राहुल ने आखिरी कोशिश की। उसने पंडित जी से सीखा हुआ मंत्र दोहराते हुए कविता में धक्का दिया और फिर खुद भी कूद पड़ी। कुएं से सिर्फ एक ही चीख आई और फिर सब शांत। गांव वालों को अगले दिन कुएं के पास राहुल का शव मिला, लेकिन कविता का कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं, आज भी जब कोई नई नवेली दुल्हन उस बंगले में आती है तो आईने पर चेहरा बदलता है, बाथरूम में बालों की लटें मिलती हैं और रात के तीसरे पहर कोई धीरे से फुसफुसाता है, अब ये शरीर मेरा है, भूख अभी बाकी है। आत्मा की भूख, एक ऐसी दायन की कहानी जो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी निगल जाती है।